Let us look into the next question, that is question number 21 of our mock test series NTA अभ्यास टेस्ट फॉर नीट मॉक टेस्ट 72। उसका जो है हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 21, हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following does not apply to the bonding in metals? So this question is related to, you have to look into the concept of metallic bond. तो यहाँ पे हम मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करना होगा, तो हमें ये ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन सा इसमें से अप्लाई नहीं कर रहा है। सो यू कैन सी हियर, इफ यू कंसिडर दिस एज एन एटम, और जो है एटम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस इन द सेंटर, सो यू कैन सी हियर देयर आर द न्यूक्लियस विच आर, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और एटम न्यूट्रल होता है तो उसकी वजह से जो है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इन द मेटालिक बॉन्ड जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो दोज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को कंसिडर करेंगे तो दोज इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेट डीलोकलाइज्ड एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन द इंटरस्टाइसिस स्पेसेस व्हिच इज अवेलेबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट this atom, it will be termed as positively charged nuclear kernel, and there will be an attractive forces between this positively charged kernel and the valence electrons which are termed as delocalized electron, and that is known as metallic bond. ये कोई भी डायरेक्शनल नहीं होते, सबसे पहली बात, they are non directional, okay, and does there is anything related to mobility of valence electrons? Yes, वही तो valence electrons हम उन्हें delocalized electrons बोलते हैं। फिर क्या delocalization of electrons होता है? Yes, वो भी होता है। Then are they highly directed bonds? Yes, अगर हम positive and negative terminals को connect कर दें metal के साथ, तो they will start moving in the direction to the that is positive terminal से जो connected है, तो वहाँ पे electrons they will start attracted towards the positively charged terminal, और जो negative terminal है उधर की तरफ जो है होल्स का अट्रैक्शन होता है, दैट इज पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, सो देयर इज दे आर हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। तो विच डज नॉट अप्लाई, तो कौन सा अप्लाई नहीं होता, तो यही अप्लाई नहीं होता, तो दिस इज योर आंसर। ओके, अगर हम 3 एसिड सॉल्यूशन को जिनका pH 3, 4 एंड 5 दिया है उनको मिक्स कर दें, तो व्हाट विल बी द H+ आयन कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। सो यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ that definition, that is pH equals to minus log H+। तो जब हम pH equals to minus log H+ लेते हैं तो उसमें जो होगा suppose so what will happen, so H+ आयन concentration जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, it will be equal to 10 to the power minus pH। तो हमें जो है concentration जो है from if pH equals to 3, अगर pH 3 है तो H+ आयन उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, आपको पता है 10 to the power minus 3 हो जाएगा, माइनस pH यानी -3। सिमिलरली अगर 4 है तो H+ आयन कंसंट्रेशन उस एसिड सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 10 to the power -4। सिमिलरली अगर 5 pH है तो H+ आयन कंसंट्रेशन will be equals to 10 to the power -5 molar। Okay, this is all molar। Now if I have to calculate H+ आयन, पूरा H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे, तो यू हैव टू नाउ यूज द फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल्स टू MV। एंड नाउ व्हाट इज V, इक्वल वॉल्यूम है, तो हमारे हिसाब से इक्वल वॉल्यूम होगा, तो दैट मीन्स इट विल बी V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 हो जाएगा, सो दैट मीन्स दिस विल बी 3 times V हो जाएगा ना। सो फाइनली V विल बी कैंसल, एंड देन यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी। सो M इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 का क्या होगा, 10 to the power -3 प्लस 10 to the power -4 प्लस 10 to the power -5 divided by 3। Solve this out and you will get the answer as, you can see here 111 into 10 to the power -5/3, उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 37 into 10 to the power -5 मोलर, या फिर you will get 3.7 into 10 to the power -4 molar। So this is going to be the H+ ion concentration of in the mixture। So H+ ion of the mixture
it will be 3.7 into 10 to the power minus 4 molar. ये आपका आंसर होगा. Let us see now the options. Okay. Equal volume ऑप्शन कौन सा हुआ? 3.7 into 10 to the power minus 4. तो ये ऑप्शन हुआ. So this is your answer. Okay. Looking into the next question, limestone, that is CaCO3, is added in the extraction of lead from galena. Why? It is a sulfide ore. So sulfide ore है तो concentration करना पड़ेगा, तो PbS का हम concentration करेंगे. concentration करने के लिए हमें use करना है froth flotation process. ठीक है. So we are going to use froth flotation process. Generally zinc is present into it. Zinc होता है, silver जो होता है that is Ag, and copper. इनके एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हम गैलेना यूज करते हैं, और जो है नॉर्मली जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, हियर लेड इज ऑब्टेन्ड एज द बाई प्रोडक्ट. सो कंसंट्रेशन के टाइम पे अगर जिंक प्रेजेंट है, सो जिंक हैज टू बी रिमूव्ड बाय एडिंग सम डिप्रेसेंट, दैट इज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. ओके, सो लेट अस लुक इनटू द method of extraction, so that will give you what are the different answers. Answer in चार option में से कौन सा होगा. Let us look into that. Okay, you can see here reduction. हम once concentration is being done by froth flotation process, lead sulfide ore is concentrated, then reduction is being done. Reduction can be done by two ways. One is self reduction and other is carbon reduction. Let us first look into the self reduction. सेल्फ रिडक्शन इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप. दो स्टेप्स में होता है. पहले हम रोस्टिंग करते हैं. रोस्टिंग का मतलब होता है वी हैव टू ट्रीट दैट कंसंट्रेटेड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट इट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर. तो जब हम हीट करेंगे तो सल्फाइड्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. ये दो चीजों में बनेगा, एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा और दूसरा लेड सल्फेट भी बनेगा. लेड ऑक्साइड बना तो उसका हम इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन करके हम रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके हम लेड ऑक्साइड को लेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट लेड सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो इट हैज टू बी अगेन कन्वर्टेड इन, इट हैज टू बी प्रिवेंटेड. सो लेड सल्फेट का जो प्रिवेंट होना बहुत जरूरी है. अगर ये प्रिवेंट नहीं होगा तो हमें जो है ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा. सो वन ऑफ द रोल ऑफ लाइमस्टोन इज दैट इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट. ठीक है. वंस दीज टू आर फॉर्म, ठीक है, जब ये बनता है तो फिर क्या करते हैं, एयर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है. यू कैन सी हियर आई हैव मेड इट क्रॉस. सो यू हैव टू cut the supply of air and you have to increase the temperature, and then you have to add more of the raw mineral, that is lead sulfide. So what will happen, lead sulfide then it will react with lead oxide and it will form lead. दूसरा है lead sulfide जो हमने चार्ज इंट्रोड्यूस करा है उसको वो ट्रीट it will also react with lead sulfate and it will again give you lead, and sulfur is removed in the form of its oxide. That is the self reduction process. Okay, now let us look into the carbon reduction process, where you are going to use reduction is being done using limestone and coke. Okay, here it is the equations which I have given in short, so that you can very easily look into the reduction process by using limestone and coke. So first step is again roasting. lead sulfide ore हमने लिया, उसको लाइम के साथ ट्रीट करा और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करा एयर के प्रेजेंस में, टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर. सो व्हाट विल हैपन, सल्फर इम्प्योरिटी सल्फर विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड. आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटी है वो आर्सेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी. लेड सल्फाइड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड सल्फर इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now let's look into the smelting. Smelting is being done in the blast furnace. जहाँ पे lead oxide जो बना है, it is introduced along with, it is reduced with carbon and calcium carbonate, that is limestone. So what are the reactions? lead oxide जो बना, इसके साथ sulfur और arsenic की impurity remove हो गई. lead oxide it is getting reduced by coke to give you lead plus carbon monoxide. Carbon monoxide जो बना, that is again going to react with more of lead oxide, will form lead and CO2. Okay, now calcium carbonate it will get converted into quicklime and CO2 is released. Quicklime
it reacts with impurities of silica to give you fusible slag, that is calcium silicate. Okay, so what is the role of lime? Lime का रोल जो है, एक तो जो है to prevent the formation of PbSO4, दूसरा जो है सिलिका की जो impurities है, it is being removed in the form of fusible mass, that is calcium silicate, that is the slag. And so let us look into the role of calcium carbonate. पहला तो और दूसरा, पहला formation of calcium silicate, molten slag, ताकि सिलिका की impurity रिमूव हो सके. फिर लेड सल्फेट का फॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करेगा, सो दैट lead oxide it is more easily formed. And third one, it will remove lead oxide will also react with silica to give you lead silicate. तो अब जब ये lead silicate बन गया है तो इसको भी तो हमें बाहर निकालना है, it has to be also be removed. So calcium oxide, it is going to react with lead silicate to give you more of lead oxide, and again it will remove as calcium silicate. So तीनों जो options हैं वो तीनों को combine करके जो fourth option है, that is all of the above, that is going to be your correct answer. So it prevents formation of lead sulfate, yes. It removes impurity of silica as fusible slag, that is CaSiO3, हाँ होता है. फिर it converts lead silicate to lead oxide, yes होता है. PbSiO3 से PbO बनता है. So all of the above is the correct answer. Moving on to the next question. Looking into the next question, mixture containing aqueous lithium plus Na plus K plus ions are electrolyzed. आपने एक मिक्सचर ऐसा लिया जिसमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं in the ionic form Li plus Na plus and K plus, and you have to see here which cation, कौन सा कैटायन जो है सबसे easiest जो है एकदम आखिरी में सबसे जो आखिरी में जो निकलेगा वो सबसे पहले जो निकलना चाहिए वो कौन सा है, उस ट्रेंड में हमें देखना है. Now in this case, if you have to consider this question, it is a very important, one of the important chemical properties or physical properties of alkali metals जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. तो इसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, so that you can understand the concept clarity में करने की कोशिश करी है. तो हमें इसके अंदर क्या देखना है, what are the important points which you have to see. First point is you have to look into the ionization potential, ionization enthalpy. You know when you move down in the group, so what will happen, ionization enthalpy will decrease. And so lithium, what are the elements of the group 1 element, lithium, sodium, potassium, हालिना की रब से फरियाद. याद रखना है कि ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, बाकी के एलिमेंट्स को हमें कंसीडर करना है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीशियम, फ्रेंशियम. तो जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, व्हेन यू मूव डाउन इन द ग्रुप, व्हाट विल हैपन, जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाएगी. तो पहला पॉइंट हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू डिक्रीज व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई पोटेशियम कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजिली, क्योंकि आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है. तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इट विल ट्राई टू गेट कन्वर्टेड इनटू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, more stable configuration. So loss of one electron is very easy as you move down the group. Okay, so next point we will see here. After that, what about the hydration enthalpy? So that is the next point. You can see here, मैंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन करके रखा है so that it will become easier for me to explain. आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, लिथियम की. सबसे कम किसकी है, सीशियम की. फ्रेंशियम को हमें कंसीडर नहीं करना है. मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग. So loss of electron is more easy in what case, CS. So more reactivity you will observe when you move down the group. Okay, hydration enthalpy. We all know, now we are doing right now the examples that is related to NEET mock test. So lithium is most hydrated, जिसमें जो है because of that hydration, lithium its salt they form, जैसे example दिया LiCl2, it forms it combines with 2 moles of water, so 2 moles of crystallization of water. बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रेट नहीं होते हैं. हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस
यू नो दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ प्रोसेस। तो ऐसे में जो है रिड्यूसिंग एजेंट एज ए रिड्यूसिंग कैरेक्टर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप। ओके, अब जब हमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर को समझना है तो हम उसके गैसियस स्टेट में भी समझेंगे और हम उसके एक्वस सॉल्यूशन में भी समझेंगे। व्हाट अबाउट इन द गैसियस स्टेट? बहुत इजी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं, मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज more easy, reactivity is increasing. So because of that you can see the trend, cesium it is most strongest reducing agent, whereas lithium it is the least powerful reducing agent in case of gaseous state. But in case of aqueous solution थोड़ा ट्रेंड आप देखो तो अलग हो रहा है। लिथियम जो है ये एक्सेप्शन में आ जाता है, बाकी का ट्रेंड सब एक जैसा है। You can see here the trend is same. When you look into the trend, यहां से लेके पूरा सेम है, ठीक है, बट ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पे मूव हो गया है, यू कैन सी हियर। सो इन एक्वस सॉल्यूशन lithium is showing the exception, and why it is that, let us see into this. So lithium, you can see here, it is the most powerful reducing agent in case of aqueous solution. तो ऐसा कैसे? gaseous state में lithium जो है it was the least powerful, whereas when you talk about in aqueous solution the situation has बिल्कुल ही it has changed, एकदम opposite हो गया। तो वो हमें समझना है कि क्यों ऐसा जो है change आया। Okay, for that you have to consider the electrode potential of the elements. So what is that electrode potential? It is the tendency of an electron, it is the tendency of an electron to lose, it is the tendency of an element, कोई भी element है जब वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, जब आप जो है उसका सॉल्यूशन जो है वाटर में बनाते हो। और उस बारे में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है? मोर इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हाई होगी, और जितनी ज्यादा हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सो मोर नेगेटिव, रिमेंबर, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो है ये दिस मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कैसे आया? दिस इज विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशन। हमें तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखना है। सब्लिमेशन, पहले सॉलिड मेटल गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म यानी सब्लिमेशन एंथैल्पी, देन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दैट इज आयनाइजेशन फॉर्म में, आयंस में कन्वर्ट होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड फॉर्म इट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर दैट एनर्जी इज रिलीज। तो इन तीनों के समेशन से जो अगर एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी। सो दैट यू हैव टू कंसीडर ऑल द थ्री इक्वेशंस। ओके, it is found experimentally that electrode potential value of reduction of these positive ion when they get converted into their metal form, so those values are written here. तो ये जो वैल्यूज जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुई हैं तो ये क्या दिखाती हैं कि लिथियम का जो है इट इज हैविंग द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेयरएज जो सबसे जो है हायर वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की है वो किसकी है? सोडियम की। तो ऑब्वियस सी सिचुएशन है कि सोडियम इट इज गोइंग टू गेट इजिली गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, फॉलोड बाय पोटेशियम, फॉलोड बाय लिथियम। सो सोडियम सबसे पहले निकलेगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इस मिक्सचर को, फिर उसके बाद पोटेशियम निकलेगा और फिर उसमें लिथियम निकलेगा। ओके, सो लेट अस लुक इनटू द ऑप्शंस। सो इफ यू लुक इनटू द ऑप्शंस, जो है सबसे इजीएस्ट कौन सा निकलेगा आखिरी में? तो ऑब्वियस सी सिचुएशन है कि सबसे इजी ये वाला होना चाहिए आपका, सी इज द राइट आंसर। बट आपके जो टेस्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन दिया है वहां पे सोडियम Na+, K+ एंड Li+ दिया है, तो ये जो आंसर है ये इसके हिसाब से इजीएस्ट एट द एंड नहीं होगा, इजीएस्ट इन द बिगनिंग होगा। तो अगर आप इजीएस्ट एट द एंड समझते हैं तो सी ऑप्शन होगा, और इजीएस्ट इन द बिगनिंग अगर समझते हैं तो ये वाला ऑप्शन होने वाला है। ओके, सो यू हैव टू
do the correction. There is some correction in this question. Okay, तो आप जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा. Move on to the next question. Okay, next question. Organic liquid vaporizes at a temperature below its boiling point in steam distillation. Why? That means you have to consider what is the meaning of boiling point. आपको boiling point को समझना है. तो what is boiling point? जब आप कोई दो लिक्विड जो है उसको मिक्स करें और उस टाइम पे जो है it is the liquids have got the tendency to produce natural tendency, उनकी characteristic है evaporation होने की, so they get converted into their vaporized form whatever be the temperature. So at a particular temperature जब आपने closed container के अंदर दो liquid के mixture को रखा है, so at a given temperature that there will be vapors of the mixture of both the liquids or all the components which are present in a given mixture. So the pressure created by those vapor, that will be equal to the vapor pressure. Okay, and what will happen? So जो pressure of the liquid mixture जो होगा पूरा, that will be the sum of the vapor pressure of the all the components which are present in the given mixture, right? So if I consider two liquids P1 and P2, so what will happen? So total pressure of the mixture will be the vapor pressure of P1, that is one liquid 1, and vapor pressure of liquid 2, that is P2. So PT will be equals to P1 plus P2 हो जाएगा. और कब वो boil होगा? When boiling point is that temperature at which vapor pressure of the liquid or pure solvent meets or exceeds the external atmospheric pressure. एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मानते हैं 760 mmHg या 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 0.987 एटमॉस्फेयर. तो ये तीनों जो है प्रेशर की रीडिंग्स है, इसके बराबर अगर वेपर प्रेशर हो जाता है मिक्सचर का, तो और जिस टेम्परेचर पे हुआ वो टेम्परेचर जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. सो लेट अस सी द पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन हियर टू गिव यू अ क्लियर एक्सप्लेनेशन. Total pressure of the mixture is sum of the components which are sum of the pressure of vapor pressure of the components which are present in a given liquid mixture and at a given temperature. You have to remember temperature constant रखेंगे. Temperature कम होगा तो vapor pressure कम होगा, temperature बढ़ाओगे vapor pressure और बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा. और एक समय ऐसा आएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब जो वेपर प्रेशर ऑफ द mixture will be equals to or more than 760 mmHg. So boiling point, what is that? It is a temperature at which vapor pressure of the liquid meets or exceeds the external atmospheric pressure. So that is the boiling point. Now let us look into the options. So what will be the options? Mixture boils when sum of vapor pressure of water and organic liquid becomes equal to atmospheric pressure. Yes, ये तो दिख ही रहा है. Steam distillation is actually distillation under increased pressure. No, vapor pressure does not contribute to its boiling point. Water vapor, sorry, and atmospheric pressure is reduced. So यही option हुआ. So 25th का option हो गया A. So and इसको अगर आपको जो है अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मैंने एक जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो उसमें मैंने जो है एक्सप्लेनेशन किया जहाँ मैंने वेपर प्रेशर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा. सो देयर ऑल्सो यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्यूरिंग सीमेंट plasters water is sprinkled from time to time. This all you know that when the we do some cementing process is being going on, then water is being sprinkled on the structures. Why it is? To keep it cool? No. Developing interlocking needle-like crystals of hydrated silicates? Yes, this is one of the option. Hydrating sand and gravel mixed with cement? No. Converting sand into silicic acid? No. This is not the option. Only the option is yes. So that goes into the, we have to look into the theory of this. What happens when you add water into the cement? So what are the components of cement that you have to consider? So एक थोड़ा सा छोटा सा brief दे देती हूँ मैं आपको. What happens? Water का काम क्या है? Water it hardens the cement by the process called hydration. जब water जब हम add करते हैं तो it hardens the structure. उस time पे the components which are present in the cement are calcium aluminate and calcium silicate.
ओके, सो दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल जेल। तो जैसे कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट कोलाइडल जेल में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट थिंग, उस टाइम पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नाउ बोथ दिस दे हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। Calcium hydroxide, it binds the particles to form the structure to get more hardened। तो वो सारे के सारे particles जो हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बाइंड करता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है it will fill into the spaces, जो भी spaces present है it will fill into the spaces and thus makes the non-porous structure. So what is the role of calcium hydroxide? It binds the particles of calcium silicate, उनको इकट्ठा करना है, that means interlocking, इसे हम बोलेंगे interlocking। This is it develops interlocking of needle-like crystals of hydrated silicates। ठीक है, मैंने कैल्शियम सिलिकेट की बात करी, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उनको लॉक कर देगा एक तरीके से, इस तरीके से एक दूसरे के बीच में जाके। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, वो जो है पूरे मास को जो है नॉन पोरस बना देता है। सो दैट इज द रोल ऑफ व्हेन वाटर यू एड इनटू सीमेंट, then in the cement the silicates which are presented, they are getting converted into hydrated form, and finally they will lock that portion and ultimately cement जो है पूरा का पूरा जो है hardened हो जाएगा and it will get converted into hardened mass. Okay, next question. The function of sodium pump is a biological process operating in each and every cell of animals. Which of the following biological important ions is also constituent of this pump? Very easy. Sodium pump, it is related with sodium and potassium ions. So you can see here, this is the plasma membrane. On both the side you can see there is, on one side there is A plus ion concentration is high, and on the other side there is Na plus ion concentration is high. So what will happen because of this difference in the concentration? So Na plus ions, they will be three Na plus ions are going to move outside the cell. At the same time 2 K plus ions are going to move inside the cell. So when these ions are transferred, so that is not going to transfer on its own. There is an enzyme, that is ATPase enzyme is present. So that enzyme is known as ATPase. So that hydrolysis of this ATPase enzyme, which will then only this ions are going to transfer, and this will help into the necessary energy that is going to be provided by the hydrolysis, that is breaking of this enzyme. Okay, so the function of sodium pump, it is a biological process. It operates in each and every cell of all animals. Yes, which of the following is important ion which is constituent of this pump? Sodium. It is involved with potassium. Sodium and potassium and their concentrations are interdependent on each other, and they help in maintaining the ions by the transfer of 2 moles is to 3 moles via hydrolysis of ATPase enzyme in order to get the necessary energy. Okay, let us look into the question number 28. The main product of the following reaction is, ये एक रिएक्शन है, एक अल्कोहल है, वी हैव टू ट्रीट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो द प्रोडक्ट यू कैन सी दे आर all of the options are related with the formation of an alkene. तो अब हमें अल्कीन देखना है, फॉर्मेशन कौन सा सही अल्कीन होगा. सो इट इज एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये वाला जो रिएक्शन है इट इज इवन मैकेनिज्म, इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात जो है इट फॉलोज सेड्जेफ रूल. तो सेड्जेफ रूल के हिसाब से जो है द अल्कीन विच इज फॉर्म्ड where at the site of double bond most alkyl substituted alkene, that is going to be the main product. और जो है फिर उसमें ट्रांस जो प्रोडक्ट होगा that is going to be the major form, क्योंकि जब आप एक अल्कीन बनाओगे तो C डबल बॉन्ड C की साइड पे जो है आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, FAAHH B कर देते हैं अपने, या तो यू कैन सी हियर
इन दिस केस A एंड B दे आर ऑन द अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस हो गया। यही अगर A और B इफ दे आर ऑन द सेम साइड दे विल बिकम सिस। तो जब A एंड B व्हेन दे आर ऑन द सेम साइड, तो जब सिस होगा तो उस टाइम पे बल्की ग्रुप्स एक साइड आ जाएंगे, तो उस टाइम पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से लेस स्टेबल जो सिस फॉर्म होगा वो लेस स्टेबल होगा। दैट इज व्हाट इट इज एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, तो इवन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन होगा, फिर सिट्जेफ रूल, फिर ट्रांस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। अब हमें इन सब पॉइंट्स के बेस पे हम लेट अस चेक व्हाट इज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म। तो अगर आप बेंजीन रिंग लेते हो, आप साथ में अगर आपको देखना है, ये देखो बेंजीन रिंग भी है, CH2 है, एंड देन इट इज CHOH and then CH3। ओके, अब इस केस में हम जब अल्कीन बनाएंगे तो हमारे पास दो चांसेस हैं। या तो हम अल्कीन बनाने के लिए हम CH2 का H और CH का OH यानी कि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लेके आए, या फिर हम यहाँ डबल बॉन्ड लेके आए। जब हम यहाँ डबल बॉन्ड लेके आएंगे, फिनाइल रिंग के साथ वाले कार्बन के H को अगर हम रिमूव करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट एन बेंजाइल टाइप कंपाउंड, बेंजीन फिनाइल रिंग डैश CH डबल बॉन्ड CH विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है, और अगर हम यहाँ पे CHOH और ये वाला H हटाते हैं, दिस H एंड दिस OH, देन इट इज गोइंग टू गिव यू लेस स्टेबल प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में हमें याद रखना है कि फिनाइल रिंग अगर कनेक्टेड है तो फिनाइल रिंग के साथ वाले कार्बन से हमें H निकालना है। सो you are going to get the product now as you can see here benzene ring CH2 CHOH and CH3 CH3। so इस केस में अगर अपने यहाँ से एक H निकालते हैं और यहाँ से जो है ये OH निकालते हैं, तो you will get a double bond at this side। so that means benzene ring dash C डबल बॉन्ड C, से बेंजीन डैश C डबल बॉन्ड C। अब जो है हमें यहाँ पे जो है दो ऑप्शंस है, ये जो है सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये और फिनाइल रिंग अगर ये अपोजिट साइड में रहते हैं तो ये हमें ट्रांस प्रोडक्ट दे देगा, राइट। और अगर हम फिनाइल रिंग के साथ जो है on the same side if you keep this as H, तो ये हमें सिस फॉर्म देगा। तो पहली बात तो हमें बेंजाइल ग्रुप मिल गया, बेंजीन फिनाइल रिंग सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। और दूसरी बात हमें ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जो है बल्की ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, यू कैन सी दिस एंड दिस, जबकि यहाँ पे ये दे आर ऑन द सेम साइड। सो ये वाला लेस स्टेबल हो गया एंड दिस इज मोर स्टेबल, राइट। सो हमारा आंसर हुआ, कौन सा हुआ आंसर? ये हुआ नहीं, नो, सी नहीं हुआ क्योंकि सिस है, ये नहीं हुआ, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct for homologous series? Homologous series के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो all members have general formula, right है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, homologous series में होता ही सेम फंक्शनल ग्रुप है, with every next molecule is having an increase in the atomic mass by CH2, that is 14 AMU का increase होता है, but the same functional group। All the members have same chemical formula। जब प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होंगी क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो डू दे आर हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दे आर गोइंग टू बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, और चेंज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी और डिक्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन नेवर बी सेम इन ए होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
amount of silver deposited by passing 241.25 coulomb of charge through silver nitrate solution. तो उसका क्वेश्चन जो है बहुत इजी सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है. सो सिल्वर नाइट्रेट में Ag इज इन फॉर्म ऑफ +1. सो 1 Faraday will give you 1 mole यानी 108 grams, which is nothing but 96500 coulomb. So 96500 coulomb gives you 108 grams of silver. So how much silver will be deposited if it is 241.25? So 241.25 coulombs जब हम पास करेंगे तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा. नाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस यूनिटरी मेथड. 241.25 into 108 upon 96500. So what is the answer you are going to get by this? That is your option is 0.27 grams आ जाएगा. आपको इसको कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. 2.4 into 10 to the power 2 into 1 into 10 to the power 2. थोड़ा हम इजी क्योंकि कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं है. 9.6 into 10 to the power 4. तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो 2.4 upon 9.6 और ये चला जाएगा तो 2.4 upon 9.6. तो दिस विल गिव यू ऑलमोस्ट 0.27 grams. ऐसे करके हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके. So next question 31. You are given one reaction and you are asked, this reaction it is used for the commercial preparation of bromine from its salt. यानी कि NaBr अपने ने लिया है. What volume of, suppose we have 50 ml of 0.6 molar solution of NaBr. What volume of 0.05 molar of chlorine gas is needed to react completely with Br? So for this you have to actually calculate milli equivalents of NaBr. और जो है आपको इक्वेशन में क्या करना है, you will have to take N1V1 equals to N2V2. तो हम मिली इक्विवेलेंट्स लेंगे तो कुछ हम इस तरीके से करेंगे. इट इज समथिंग लाइक दिस. 2 moles of NaBr plus Cl2 gives you 2 moles of NaCl plus Br2. तो आपको ये दिख पा रहा है कि ब्रोमीन जो है यह -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका जो है अगर हम वैलेंसी फैक्टर देखें एन फैक्टर ये 2 होगा और NaBr में Br के केस में 1 होगा. तो यू आर गोइंग टू टेक N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2. अब ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया है वो किस तरीके से दिया, यू आर गिवन मोलैरिटी. तो 50 ml ऑफ 0.6 मोलर ऑफ NaBr. सो अगर हम इसको NaBr मानते हैं एक साइड और एक साइड Cl2 मानते हैं तो अब हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मूला N/N इक्वल्स टू M. तो नॉर्मेलिटी जो होगा NaBr के केस में क्या होने वाली है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, यू आर गिवन 0.6. सो मल्टीप्लाई कर देंगे ना अपने M इंटू N करेंगे. ठीक है. तो N की जगह पे हम NaBr के केस में लिखेंगे 0.6 इंटू 1. एन फैक्टर NaBr का 1 हुआ. वॉल्यूम आपको कितना दिया है 50 ml. और Br2 के Cl2 के केस में ना सॉरी Cl2 में आपको पूछा है व्हाट वॉल्यूम. तो B आपको कैलकुलेट करना है 0.05 मोलर. तो यहाँ पे 0.05 इंटू Cl2 के केस में 2 हो गया इंटू V आपको कैलकुलेट कर लेना है. सो 0.6 इंटू 50 अपॉन 5 into 2 into 10 to the power minus 2 equals to V. Do the calculation and you will get the answer, and answer is V equals to 300 ml. So D is the right option. Okay. Next question बहुत easy सा question है.
Enthalpies of the elements in their standard state are assumed to be of course 0 at 298 Kelvin. तो हमारा आंसर हो गया A, और कुछ होगा ही नहीं. Next question. Percentage of lanthanides and iron in mesh metal are. So the answer is, you know it is D. Direct question है, cut and paste. So it is D option, 95 and 5. Question number 34 sorry. Which of the following gives an explosive RDX on nitration? तो इनमें से चारों में से कौन जो है जब नाइट्रेशन होगा तो RDX देगा? तो आंसर इज D here. So for that let us see urotropine, toluene, benzene and guanidine and urotropine. So answer is D. Let us see how. As you can see, the structure of urotropine is hexamethylene tetraamine. Hexamethylene, methylene means CH2. So there are 6 methylene group. One is this, 2, 3, 4, 5, 6. It is analogous of adamantane. ये adamantane का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अगर हम 6 हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ नाइट्रोजन लगा दें, so one point is this. You can see here, एक ये वाला point, then this one, then this point. तो टेट्रामाइन 4 नाइट्रोजन यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे तो इट विल बिकम हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन. इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, with the formula CH2 6N4. So when it goes nitration, it gives you an RDX and explosive. Equation is, you can see nitration किया है, और नाइट्रेशन जब हमने किया है तो you have taken nitric acid 3 moles. So at each point you can see here 135 trinitro per hydro, 135 triazine. One of the nitrogen, it is removed as ammonia gas. So this is a powerful explosive, that is RDX. Its name is 135 trinitro per hydro, 135 triazine. Moving to the next question. ClO2 is anhydride of HClO2, anhydride of HClO3, या mixed anhydride of HClO2 and HClO3, या फिर mixed anhydride of HClO3 and HClO4. It is the question directly copy and paste from inorganic section, that is P block elements, and here the answer is mixed anhydride of HClO2 and HClO3. So the answer is C here. Let us see the equation which will help you to understand why this is the answer. ClO2 when reacts with KOH in basic medium, it gives you KClO2 plus KClO3 plus H2O. So here ClO2 हो गया, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे इट इज HClO2 उसका सॉल्ट बन गया एंड HClO3 इसका सॉल्ट बन गया. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एनहाइड्राइड. अगर हम वाटर रिमूव करेंगे सो दैट मीन्स इट विल फॉर्म HClO2 एंड HClO3. नेक्स्ट क्वेश्चन. If n equals to 6, the correct sequence of filling of electrons will be. n equals to 6 है तो हमें ऑफ बाउ रूल जो है यूज करना आना चाहिए. तो हम यहाँ देख रहे हैं ns दिया हुआ है, तो यानी कि 6s से लेके हम कैसे जाएंगे. तो हमें एक्चुअली में बहुत इजी है. 6s से हम जाएंगे तो 6x यानी 6th पीरियड में जाएंगे, तो उसके बाद 6th पीरियड में आपको इफ यू रिमेम्बर व्हेन n इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे पहले आएंगे 2 s ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, फिर यहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज होती है, ठीक है ना, तो वो f सीरीज आएगी. फिर उसके बाद लैंथेनम के बाद 14 f एलिमेंट्स आएंगे, फिर d ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज यू नो n-1d होता है, लैंथेनाइड्स होते हैं n-2f होता है, और फिर फाइनली जो है यहाँ पे 6 एलिमेंट जो आएंगे np आएगा. तो हमारे पास जो है ना
ये या ये इन दोनों में से आंसर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 6s माइनस 2, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4f आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपने तो 5d आ जाएगा और 6b आना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज ns, n माइनस 2f, n माइनस 1d एंड np। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेसाइन्स टेस्ट कहाँ यूज होता है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किया है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, यस, सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, हैलाइड्स को भी करता है, तो ये तीनों को करता है। तो ऑल ऑफ दीज, सो लेसाइन्स टेस्ट इट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ फंक्शनल ग्रुप। तो नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, ऑल द हेलोजन्स, तो ये सब के लिए होता है लेसाइन्स टेस्ट, वो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स में किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स with alcoholic KOH. So it is a well-known elimination reaction, और ये इक्वेशन जो है इसके अंदर जो है when you use alcoholic KOH, so it is even elimination mechanism similar to that is SN1 nucleophilic substitution bimolecular, ठीक है। तो उसका जो है ऑर्डर जो होगा 3 डिग्री gives you most stable alkene followed by 2 degree followed by 1 degree। आंसर तो हो गया बी। अब देख लेते हैं थोड़ा उसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या सॉरी पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, यू कैन सी हियर हेलो alkanes, when you treat with alcoholic KOH it gives you an alkene। First thing it is E2 mechanism, that is one step bimolecular mechanism। Tertiary alkyl halides they give you most stable alkene। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अल्काइल हैलाइड का जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यू कैन सी हियर, एक मिनट, यू कैन सी दिस इज एन हेलो अल्केन। X इज a very good leaving group। यहाँ पे जो अल्कोहलिक KOH जो बेस है that is going to attack from the opposite side from where the X is present। तो ये पीछे से H को अटैक करेगा जिसकी वजह से डीप्रोटोनेशन होगा। So H is going to be removed। So due to this bond it is going to move towards this carbon makes it negative, partial negative। और ऐसे में जो है नेगेटिव कैरेक्टर जब इधर बढ़ेगा तो X is going to very easily abstract out this bond along with it and it will be removed in the form of X minus। तो एक तरफ से बैक साइड अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ जो है X is leaving the system and forming a very stable alkene। तो ये जितना अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ रिमूवल जो होगा H का इजी हो जाएगा जितने भी अगर ये कार्बन बाकी के अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम pH रिक्वायर्ड to prevent precipitation of ZnS in a solution that is 0.01 molar zinc chloride और जिसको हमने सैचुरेट करा है 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन का। इसका मतलब है जिंक क्लोराइड इतना मोलर, इसमें हमने उसको सैचुरेट कर दिया है फिर विथ 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन से। सो ऑब्वियसली जिंक क्लोराइड एंड H2S सॉल्यूशन दे विल रिएक्ट टू गिव यू जिंक सल्फाइड। तो जब हमने सैचुरेटेड कर दिया है तो यू विल गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, हमें 3 चीजें पता होती है। अगर IP इज इक्वल्स टू KSP होता है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। IP ग्रेटर देन KSP होता है तो प्रेसिपिटेशन होता है और IP लेस देन KSP होता है तो इट इज नॉन सैचुरेटेड। तो जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो IP विल बी इक्वल्स टू KSP, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो KSP विल बी इक्वल्स टू Zn2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ S-2, ठीक है। KSP की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 10 to the power -21।
Zn+2 का कंसंट्रेशन भी आपको दिया हुआ, दैट इज 10 to the power -2 0.01 मोलर इंटू S-2, इसका कंसंट्रेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा. सो कंसंट्रेशन ऑफ S-2 यू विल गेट इट एज 10 to the power -19 मोलर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ओवर. अब हमें दिया हुआ है दिस सॉल्यूशन इट इज सैचुरेटेड विथ 0.1 मोलर H2S. तो अब हम यहाँ पे H2S इट इज ए डाइप्रोटिक एसिड. तो H2S जब आयनाइज होता है तो पहले वो H+ देता है और HS- निकालता है, फिर HS- फिर से आयनाइज होके H+ और S-2 देता है. तो ऐसे में जो है हमारे पास जो होता है, बिकॉज इट इज एन आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड विच इज डाइप्रोटिक, तो हमारा इसका जो K वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू Ka1 इंटू Ka2 ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस डाइप्रोटिक एसिड. ये बाय फॉर्मूला हो गया. तो अब हम इस फॉर्मूले से जो है हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट. जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2S gives you 2 times H+ plus S-2. यही फॉर्मूला बना ना, HS- तो कैंसिल हो गया. तो हम जब इसका K लिखते हैं तो K विल बी इक्वल्स टू H+ का कंसंट्रेशन होल स्क्वायर इंटू S-2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2S. Now this K it is nothing but Ka1 plus Ka2 into Ka2, and that value is given to you as 10 to the power -20. You can see here. So we are going to put this value in case of K and we will find the answer. So 10 to the power -20 is equals to H+ का concentration whole square. S-2 को अपने ने कैलकुलेट करा था स्टेप 1 में, -19 आ गया था. फिर H2S का कंसंट्रेशन अपने को दिया हुआ है दैट इज 0.1 मोलर. सो व्हाट यू विल गेट फॉर H+ होल स्क्वायर, 10 to the power -2. तो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ से क्या आया अपना 10 to the power -1. तो अपने को अब फॉर्मूला पता है ना, व्हाट इज pH. हमें pH कैलकुलेट करना है ना, माइनस लॉग ऑफ H+. सो यू विल गेट फ्रॉम दिस, हमें ये भी पता है, अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, H+ कंसंट्रेशन बराबर होता है 10 to the power -pH के. तो जो वैल्यू है यहाँ पे वहीं से हमको pH मिल जाएगा. तो pH इज इक्वल्स टू 1. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और माइनस लॉग H+ को जब हम 10 to the power -1 रखेंगे तो भी हमें उससे pH का आंसर 1 मिल जाएगा. बोथ वेज यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 1. ओके, सो व्हाट्स द आंसर फॉर दिस, आंसर इज 1. Question number 39. Now next question number 40. They are asking about the statements, कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो इसमें जो है पहला PH5 and BiCl5 do not exist. तो इसके अंदर जो है हमें पता है ग्रुप 15 के एलिमेंट है फॉस्फोरस और बिस्मथ, और जो ग्रुप 15 के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 बनते हैं. तो अगर हम बिस्मथ को देखें तो बिस्मथ जो है लास्ट एलिमेंट है. सो बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल रादर देन +5. तो इसलिए +5 वाला BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और BiCl3 इट इज पॉसिबल. ठीक है. PH5 फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है. तो ऐसे में इट विल शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 3s2 3p3. तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड लेवल पे 3d एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नियॉन के बाद जो ग्राउंड स्टेट में होगा 3s2 3p3
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे, ये एक्साइटेड स्टेट में डी पे चला जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से उड़ के जो है ये यहाँ से चला जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन अब जो है यहाँ पे जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाने की वजह से वो हाइड्रोजन डी ऑर्बिटल को इतना डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होना था वो पॉसिबल नहीं होगा। सो pH5 एंड BiCl5 दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सो दैट इज ट्रू। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज द सेंट्रल एलिमेंट। अब हम सल्फर को देखते हैं SO2 का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। When you look into SO2, sulfur is an element of group 16, atomic number Z equals to 16 के हिसाब से, that is neon 3s2 3p4, ठीक है। अब जो है यानी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। नाउ sulfur is forming double bond with both the oxygen atom. This is the Lewis structure. तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन में जो है एक पाई बॉन्ड है दोनों तरफ, सो दैट इज p पाई d पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर आर 4 बॉन्ड्स, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और दूसरे 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो दैट मीन्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू वेकेंट एंड मूव टूवर्ड्स द d ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर हम d बनाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उड़ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हियर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हियर ये ब्लू कलर का है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। सो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे p पाई d पाई बॉन्डिंग इज पॉसिबल। ओके, सो SO2 का वाला भी सही हो गया। देन थर्ड वन इज वी हैव टू लुक इनटू द ज्योमेट्री ऑफ I3+। I3+ हैज गॉट बेंट ज्योमेट्री, वो देखना है, और SeF4 एंड CH4। तो CH4 का शेप तो टेट्राहेड्रल है, तो यानी SeF4 का शेप अगर टेट्राहेड्रल हो गया तो वो फिर हो जाएगा। तो उसके लिए हम SeF4 का देख लेते हैं शेप। तो पहले हम I3+ की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। I3+, आयोडीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है 7 into 3, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7। फॉर 3 आयोडीन तो 3 times 7 दैट इज 21, उसमें से +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर दो, यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स को अपने को अरेंज करना है, ठीक है, इन ए फॉर्म ऑफ पेयर। सो इट हैज गॉट 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक आयोडीन सेंटर में आ गया, दूसरा 2 आयोडीन हमने यहाँ लगा दिए विद द चार्ज +1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए सेंटर में, आयोडीन हैज गॉट 2 बॉन्ड्स हो गए। आयोडीन वैलेंस शेल है 7 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 3 लोन पेयर इस आयोडीन ने ले लिए, बाकी के 3 लोन पेयर इस आयोडीन ने ले लिए, ठीक है। तो इफ you try to do it, so it has got now how many electrons, let us count how many electron pair, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी सेंट्रल एटम जो आयोडीन है उसके अभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है, यानी कि 2 लोन पेयर बाकी है। तो अगर मैं VSEPR थ्योरी देखती हूँ तो दिस विल शो सेंट्रल एटम जो है 2 बॉन्ड पेयर्स +2 लोन पेयर्स, so 4
इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो अरेंजमेंट है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, विच रिलेट्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है तो इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, तो उसकी वजह से इट हैज गॉट विच शेप, दैट इज बेंट ज्योमेट्री। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर? दो आयोडीन यहाँ पे लगेंगे और इसमें 2 लोन पेयर, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा विद द चार्ज +1। तो ये I2 की ज्योमेट्री हो गई। सो ये भी सही, I3 प्लस की ज्योमेट्री होगी, ये भी सही है, ये भी सही है। अब SeF4 सेलेनियम और CH4 इसका देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल SeF4 का अगर है तो वो भी सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग। लेट अस सी। सेलेनियम इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। और जब हम उसको स्ट्रक्चर में देखना है तो फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ग्रुप 17 का एलिमेंट होने की वजह से इट इज गोइंग टू फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। सो हम इसका जब इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो Sc कुछ इस तरीके से फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाने वाला है। बट सेलेनियम के बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कुछ इसी तरीके से देखते हैं। तो दैट मीन्स सेलेनियम जो है इट विल शो 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर फ्रॉम VSEPR थ्योरी। तो उसकी वजह से उसके जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें से जो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी कि दिस विल शो इरेगुलर ज्योमेट्री। और वो जो इरेगुलर ज्योमेट्री होगी विच इज रिलेटेड टू sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एंड जो शेप हो जाएगा सेलेनियम, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो ये लोन पेयर हो गया एंड द शेप इज सीसॉ। फिर से बता देती हूँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। सेलेनियम ग्रुप 16 का एलिमेंट है। हमें क्या करना है, हमें ग्रुप 6 जो भी सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। प्लस अगर हाइड्रोजन और हैलाइड्स होते हैं सराउंडिंग एटम में तो उनके 1-1 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 फ्लोरीन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम काउंट करेंगे तो 6 + 4 मेक्स इट 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जब जाएगा तो जो बॉन्ड बनाएगा तो 10/2 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड्स बनाएगा। तो 5 बॉन्ड से रिलेटेड जब n की वैल्यू 5 होती है तो वो तो आपको पता है, इट विल शो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में VSEPR थ्योरी को हम कंसर्न करके हम 4 बॉन्ड पेयर, क्योंकि फ्लोरीन और Se के बीच में बनेंगे, और एक लोन पेयर, यानी कि उसके हिसाब से हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन को हम जो शेप देंगे वो सीसॉ शेप होने वाला है। सो दैट मीन्स 4th पॉइंट इज रॉन्ग। तो हमारा ऐसा ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे 1, 2, 3 आर करेक्ट। लेट अस सी दैट। सो इफ यू विल सी हियर, फर्स्ट ऑप्शन जो है 4th वाला जहाँ पे भी होगा वो नहीं होने वाला है। तो 1, 2, 3 1 and 3 1, 3, 4 ये दोनों तो नहीं होने वाले हैं। इन दोनों में से सेकंड भी आएगा, राइट है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 40 हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच वन इज टेट्रा बेसिक। इसमें से पूछा है कि कौन सा टेट्रा बेसिक है, यानी कि जिसकी बेसिसिटी जो है इट विल बी एबल टू रिलीज, यहाँ पे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हैं और हमें ये पूछा गया है कि कौन सा टेट्रा बेसिक है। तो टेट्रा बेसिक में अपने को क्या करना है कि कौन सा ऑक्सो एसिड जो होगा जिसमें 4 OH P, देयर विल बी 4 POH बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि 1 POH बॉन्ड विल बी एबल टू रिलीज 1 H
तो बेसिसिटी हो जाएगी 1। सो टेट्रा बेसिक ऐसा कौन सा होने वाला है? तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको इसके स्ट्रक्चर्स पता होंगे। तो अगर नहीं पता है तो उसके हिसाब से हम आंसर देख लेते हैं। पहले तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द आंसर। इसका आंसर होने वाला है डी, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब क्यों होने वाला है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर्स पे देखना होगा। मैं आपको एक बात पहले बता देती हूँ, फास्फोरस के जब भी आप ऑक्सो एसिड्स बनाओ तो आप एक बात ध्यान रखना कि आप एक पी डबल बॉन्ड ओ बनाओ और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 3 बॉन्ड्स बनने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल H3PO2 है, ये एक कोई ऑक्सो एसिड है, तो मुझे क्या करना है, एक पी डबल बॉन्ड ओ बना लेना है। फिर अब बचा पी डबल बॉन्ड ओ बनाने के बाद अब क्या बचा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बच गए और 1 ऑक्सीजन बच गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ एक H लगा देना है, तो एक OH बन गया। अब 3 H रह गए तो वो 3 PH, 3 बॉन्ड में से 2 PH बॉन्ड हो जाएंगे और एक POH बॉन्ड हो गया। दिस इज द सिंपल वे हाउ यू कैन डू इट। एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फॉर ऑल द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो आपको एक पी डबल बॉन्ड ओ बनाने के बाद बाकी के जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दोगे तो आपको जैसे यहाँ पे बेसिसिटी पता चल जाएगी। द बेसिसिटी ऑफ दिस इज 1। पीएच बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हो सकता है, कारण कि फास्फोरस और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, सो दैट दिस कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ओके, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन ये जो है OH बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये H निकल जाएगा एज H+ आयन, सो इसका एसिडिक नेचर इस OH की वजह से होगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी हियर। तो स्ट्रक्चर देखने हैं और आपको जो है फाइंड करना पड़ेगा कि OH बॉन्ड कितने हैं। तो उसमें जैसे फास्फोरस एसिड एंड फास्फोरिक एसिड OUS एंड IC, ये आपको पता है कि ये जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO3 एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर अब आप खुद ही बना सकते हैं, तो मैंने बना के रखा है और आप अपना ट्राई कर सकते हो। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में आपको क्या करना है, H3PO4 2 टाइम्स H3PO4 में से जब हम एक पायरो मीन्स बर्न कर देना है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को बर्न करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा H4P2O7। ठीक है, तो ये जो है ये 3 के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको पता चलेंगे तो ऑब्वियसली टेट्रा बेसिक आपको पता चल जाएगा। मेटाफॉस्फोरिक का इट इज HPO3 3 times. So let us look into the structure of all the 4 for better clarity और कितने OH माइनस आयंस प्रेजेंट है उसके अंदर हर एक स्ट्रक्चर में। As you can see the structure H3PO3, हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, H3PO3 मैंने क्या बताया था, एक P डबल बॉन्ड O बना दो। अब कितने बचे, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन के साथ 2 H बना दिए। ठीक है, तो OH बॉन्ड कितने हो गए, 2, और बाकी का एक हाइड्रोजन बचा वो PH बॉन्ड के फॉर्म में हो गया। सो इट इज डाई बेसिक बिकॉज देयर आर 2 POH बॉन्ड। H3PO4 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो चारों साइड जो है इट विल शो फास्फोरस का जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, हर केस में होता है। यू कैन सी हियर ऑल द केसेस आई हैव ड्रॉन। उससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। फिर एक PO बॉन्ड हो गया, P डबल बॉन्ड हो, फिर बाकी के 3 ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिया, तो यू कैन सी इट इज ट्राई बेसिक। ये OH, ये OH, ये OH, सो इट इज ट्राई बेसिक। 3 हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में निकलेंगे। एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे एक ही OH बॉन्ड है, सो इट इज मोनोबेसिक। बट जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं, किसके अंदर से, यही स्ट्रक्चर 2 कंबाइन करो और एक OH और एक O। जैसे अब जब आप इधर यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे भी इसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिखोगे तो ये OH और ये OH 2 होंगे, तो उसमें से एक H2O निकल जाएगा एज -H2O, तो यू विल गेट POP बॉन्ड।
तो अब जब है बाकी के हमें ये एक OH और दूसरे मॉलिक्यूल का OH कंबाइन होके H2O के फॉर्म में निकल गया, तो हमारे पास इस वाले मॉलिक्यूल के 2 OH हो गए और दूसरे मॉलिक्यूल के जो 2 OH है मेक्स इट टेट्रा बेसिक। तो फाइनली इफ यू विल सी हियर, ये वाला डाई बेसिक हो गया, ये है ट्राई बेसिक, ये है मोनो बेसिक, whereas this last one it is tetra basic. Okay, so this is the right answer. Next question. For this I have released one video in 2 parts, that is ideal and non-ideal solution. There I have clearly mentioned that if it is the ideal solution, then 3 conditions are possible. एक तो delta H mixing it should be equals to 0, फिर enthalpy change it should be 0. बहुत अच्छे से मैंने clearly explain किया, वो वीडियो देखोगे बहुत clear explanation जो है दिया हुआ, and you will be getting very clear idea. तीसरा जो point है जो कि हमारे लिए ये point है, AA, BB and AB interaction are they identical? जब 2 सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, अगर वो दोनों आइडियल हैं तो उस टाइम पे जैसे सॉल्यूशन 1 उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन AA है और सॉल्यूशन 2 सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट 1 एंड सॉल्वेंट 2 आई एम सॉरी, तो दोनों सॉल्वेंट एक में AA और दूसरे में BB का इंटरेक्शन है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करा तो यू विल गेट ए मिक्सचर। अब ऐसे में नए इंट्रैक्शन पैदा होंगे जिन्हें हम बोलेंगे AB इंट्रैक्शन। अब अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ये वाला इंट्रैक्शन और ये वाला इंट्रैक्शन और साथ में ये वाला इंट्रैक्शन, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन ये होती है, दूसरी होती है डेल्टा H, जब मिक्स करते हैं तो एंथैल्पी चेंज वो भी 0 होनी चाहिए। फिर तीसरी होती है वॉल्यूम, क्या वो चेंज होना चाहिए? नहीं। तो ये 3 सिचुएशन जब होती हैं तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। सो डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, गलत, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने चाहिए? नहीं, बराबर होने चाहिए, तो आइडेंटिकल है। मिक्सिंग लेस देन 0, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इट इज सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे दिया। हाइड्रोकार्बन ऐसा कौन सा है जो कि जब हम उसका डिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ पासिंग निकल, देन यू आर गेटिंग एन अल्केन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम साइक्लोप्रोपेन इसको ब्रेक करेंगे तो दिस विल आल्सो गिव यू प्रोपेन। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और जब हम प्रोपाइन लेंगे तो भी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल विल गिव यू प्रोपेन। सो अगेन द आंसर इज वेरी इजी क्वेश्चन, all of these. This question is also very easy. Arrangement of Cl minus in CsCl structure. CsCl structure जो होता है वो BCC टाइप होता है, बॉडी क्यूबिक क्लोज पैक, है ना। तो जैसे अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज अ क्यूब यूनिट सेल, और यहाँ पे अगर हम बीच में हम CS रख देते हैं तो हमारे पास जो Cl होगा, एक यहाँ होने वाला है, एक यहाँ होने वाला है, एक यहाँ, दिस, फिर एक पीछे की तरफ होगा जो मैं अभी बनाया यहाँ पे, फिर दिस वन यहाँ और यहाँ। सो दीज रेड मार्क दे आर Cl माइनस आयंस। ठीक है, और ये जो बीच में है ये CS है। सो CS अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस कैसा होगा, यहाँ पे देख के पता चलता है सिंपल क्यूबिक होने वाला है। सो आंसर इज सिंपल क्यूबिक। ओके, next question and the last one. The key step in Cannizzaro reaction is intermolecular shift of, it is the reaction mechanism
which we can discuss in some other time. It is a hydride ion transfer. So intermolecular shift of hydride ion. So answer is going to be B here. Suppose you take formaldehyde HCHO and you treat it with Cannizzaro reaction का जो example है उसका mechanism हम समझ रहे हैं, concentrated OH minus ion. So what will happen? This OH minus ion will attack to this carbon. So because of this you will get HCO minus, यहाँ पे एक OH आ जाएगा. So you will get this. Now what next? Now this will be forming as an intermediate. Okay. अब ये जो intermediate है, what will happen? You can see O minus ये negative है, तो इस तरफ जाएगा, ये there will be deprotonation. ये H minus form के it will go into the form of H minus, and this will attack at partial positive carbon of the next formaldehyde molecule. आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो H माइनस है कहाँ से आ रहा है, ये बाहर निकल रहा है और ये जाके अटैक कर रहा है नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे. तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होना. हाइड्राइड दैट इज H माइनस, ये ट्रांसफर होगा सेकेंड मॉलिक्यूल पे, एंड फाइनली यू विल गेट बिकॉज ऑफ दिस we will get here as HCHO minus, right? So you are getting here this as an alcoholic group, और यहाँ पे ये जो है हाइड्राइड आयन शिफ्ट होने से पहले, जब हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो गया तो दिस स्ट्रक्चर हैज बिकम द कार्बोक्सिलेट. कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया. ठीक है, तो आपको जब हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक HCHO, you take 2 moles in presence of concentrated NaOH. So the product, एक product आपको मिलेगा HCOO minus, that is carboxyl, यही वाला, this one, पहला वाला, this is the first, और दूसरा मिलेगा CH3O minus, this is the second one, alcoholic group. So Cannizzaro reaction में जो है हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है. So because of this hydride ion shift at this position, it will form an carboxylic acid and alcoholic alcohol. Okay. So the answer for this is second. So that's all in this session.